हेलो दोस्तों, परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में परिमेय संख्या को पढ़े थे और आज छठी क्लास है। ठीक, इससे पहले 5 क्लासें पूरी हो चुकी हैं। तो आज हम लोगों ने कहा था कि एलसीएम एचसीएफ शुरू करेंगे और इससे पहले परिमेय संख्या में हम लोगों ने इसको सरल करना, समतुल्य भिन्न यानी समान भिन्न छांटना और कटने के नियम भी डिस्कस किए थे और परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना, एक दो पूर्णांकों के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ शुरू करेंगे। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ के लिए यानी कि लसप और एचसीएफ मतलब मसप, ठीक, ये जो नाम है एलसीएम और एचसीएफ, इसी से आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो जानने की ज़रूरत पड़ी, ठीक, इसका होता है पहले अपवर्तक जानना पड़ता है, ठीक, और दूसरा है अपवर्त जानना पड़ता है। तो पहले अपवर्तक को देखते हैं और ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी हम लोग बता चुके हैं। ठीक, तो अपवर्तक क्या होता है? जैसे एक संख्या है, कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे 12 अगर लिख दिए तो 12 का अपवर्तक अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या करेंगे? इसकी परिभाषा होती है कि 12 को यानी किसी, ये 12 क्या है? संख्या, इसका अपवर्तक लेना है यानी किसी संख्या, ठीक, को, ठीक, यानी 12 को, किसी संख्या मतलब 12 यहाँ पे लिए तो 12 को या कोई भी हो सकती है, तो किसी संख्या को पूरी विभाजित करने वाली संख्याएं, पूरी जो विभाजित कर देगी, ये जो संख्याएं होंगी ये क्या कहलाती हैं? अपवर्तक कहलाती हैं। ठीक, यानी कि 12 को कौन कौन विभाजित कर रहा है? 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, 5 नहीं करेगा, 6 और 12 करेगा। तो यहाँ पे एक बात देखते हैं, ठीक, कि दूसरी तरह से भी इसका परिभाषा लिखा जा सकता है। हमने कहा इस संख्या को विभाजित करने वाली, या ऐसे भी लिख सकते हैं कोई संख्या, ठीक, कोई संख्या है, ये किससे डिवाइड हो रही है? ये इनसे डिवाइड हो रही है। तो ये भी लिख सकते हैं कोई संख्या जिन संख्याओं से, ठीक, पूरी विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाती हैं। लिख सकते हैं, यानी डिफिनीशन अपने से बनाएंगे, यानी इसके आधार पर लिखेंगे किसी संख्या को विभाजित करने वाली, तब भी हो जाएगा। या लिखेंगे कोई संख्या यानी 12 जिन संख्याओं से, यानी अपवर्तक तो यही है, यानी अपवर्तक क्या है? 1 2 3 4 6 और 12, ठीक। इसी तरह से आप लोग कहा जाएगा 15 का अपवर्तक लिखने के लिए, तो क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। इससे कटेगा क्योंकि 15 को डिवाइड करने वाला कौन कौन है? 1 3 5 और 15, ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग जब अपवर्तक निकालते हैं तो कि किसी भी संख्या का अपवर्तक निकाल रहे हैं तो उसमें एक पक्का रह रहा है और दूसरा खुद वो संख्या रह रही है। यानी कभी भी अपवर्तक निकालेंगे, ठीक, तो 2 अपवर्तक हमेशा रहेगा। कब? एक वो खुद संख्या, ठीक, और एक, ठीक, एक वो खुद संख्या रहेगी और एक वही रहेगा इटसेल्फ, ठीक, यानी कि 2 अपवर्तक रहेगा। अब देखते हैं जब इसी में से जो समान रहते हैं, जैसे 12 और 15 का कहा जाएगा कि समापवर्तक लिखिए। समापवर्तक क्या होता है? ये किससे डिफाइन होता है? अपवर्तक से। अपवर्तक है ना, इसमें समान लगा दिया गया, यानी कि समान अपवर्तक, ठीक, समान अपवर्तक कह दिए। तो इसको देखते हैं, जैसे 12 और 15 का लिखे हैं तो इसमें समान क्या क्या है? जैसे 1 कॉमन है, 1 इसमें भी है, तो समापवर्तक में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो दूसरा क्या आ जाएगा? 3। और कोई कॉमन मिल रहा है, यहाँ 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 15 है, 15 नहीं है। यानी कि 12 और 15 के समापवर्तक क्या होंगे? 1 और 3 है, ठीक। तो ये तो हो गया समापवर्तक। अब इसी से हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? महत्तम समापवर्तक, यानी यहीं पे अगर हम डिफाइन कर दें महत्तम समापवर्तक, ठीक, यहाँ पे डिफाइन करेंगे महत्तम समापवर्तक। इसको हम लोग मौसा कहते हैं, म के बाद 0, स के बाद 0, म मतलब महत्तम, स मतलब समापवर्तक, ठीक। इसको देखें तो महत्तम मतलब सबसे बड़ा समापवर्तक,
ठीक। तो 12 और 15 का अगर मौसा पूछा जाएगा, यानी 12 15 का मौसा, सबसे बड़ा समापवर्तक 1 और 3 12 15 के समापवर्तक है। इसमें सबसे बड़ा क्या है दोनों में? 3। तो 12 15 का मौसा क्या होगा? 3 हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। ठीक, यानी कि अगर सवाल में दिया जाएगा ऐसे कि ये क्या है 12 15, उसमें क्या था को लगाते थे ना परिभाषा में अपवर्तक की, तो इसको भी अगर सवाल बनाएगा कि 12 15 को विभाजित करने वाली, ठीक, विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी, ठीक, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये अगर 12 15 का मौसा दे दिया तो 3 है, लेकिन ये कह रहा है कि इसको यानी इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? तो 12 और 15 दोनों को विभाजित करना चाहिए। तो यानी कि ये पूछ रहा है मौसा ही पूछ रहा है, यानी मौसा पूछने का लिखने में यानी लिखित सवाल में तरीका क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा 12 और 15 को विभाजित करने वाले। ठीक, ये हो गया। तो मौसा ऐसे निकालते हैं। मौसा का मतलब मेन यही होता है कि दी गई संख्याओं को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। अगर मान लीजिए सवाल में को आ जाता है और बड़ी से बड़ी लिखा रहता है तो लगभग ये मौसा हो जाता है। कई लोग बताते हैं कि महत्तम समापवर्तक मतलब बड़ी से बड़ी लिख दिया तो महत्तम समापवर्तक, लेकिन हम लोग ऐसे हमेशा नहीं करेंगे। हम लोग सोचेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो ये समझ गए कि इसको विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। ये साधारण प्रश्नों में आ जाएगा, फिर शेषफल वालों को बाद में देखेंगे। ठीक, अब इसके बाद दूसरा चीज आता है अपवर्त। ठीक, अपवर्त ये भी फर्स्ट सेमेस्टर में बताए थे। तो अपवर्त को कहते हैं क्या? मल्टीपल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मल्टीपल। और अपवर्तक को क्या कहते थे? ठीक, अपवर्तक को कहते थे फैक्टर, फैक्टर या डिवीजर, यानी कि जो जिससे भाग चला जाए, यानी गुणनखंड कह सकते हैं या उसका डिवीजर कह सकते हैं। और मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा, यानी कि जैसे 2 का अपवर्त लिखना है तो 2 में 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, 5 का गुणा, ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है दिमाग में, ऐसे पूछ देगा अगर कोई एग्जामिनर होगा तो, कि जैसे यहाँ पे 12 के टोटल कितने पढ़ते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर कितना है? 6 अपवर्त हैं, 6 अपवर्तक हैं। यहाँ पे देखा जाए 15 के तो 4 अपवर्तक हैं। ठीक, और ये कहा गया कम से कम 2 अपवर्तक होगा संख्या का। तो एक बात ये पूछी जा सकती है कि क्या अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है कि अनिश्चित होती है? तो हम लोग कहेंगे अपवर्तकों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। 4 हो सकता है, 5 हो जाएगा, 6 होगा, 7, मतलब कितना अपवर्तक है ये पूछेगा तो ये निश्चित है कि कितना अपवर्त होगा, ये नहीं कि अनंत होगा। और यही यहाँ पे पूछ ले कि किसी भी संख्या का कितना अपवर्त होगा तो ये अनडिफाइंड है, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 3 का, 4 का, ऐसे ही गुणा करते करते 1000 का, लाख का, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो हो नहीं रही है, होती ही नहीं है, अनंत होती है, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी अनंत परिमेय अपवर्त संख्याएं होंगी। अब अपवर्त का डिफिनेशन क्या होगा कि दी गई संख्या, यानी कि 2 है तो 2 से विभाजित होने वाली, यानी ये सभी संख्या 2 4 6 ये 2 से विभाजित होती है ना, दी गई संख्या से, यानी से का मतलब आ गया तो अपवर्त, दी गई संख्या से विभाजित होने वाली, यानी पूरी विभाजित होने वाली, तो ये क्या हो जाएगा? अपवर्त। डिफिनीशन खुद से लिखेंगे, कोई सोचना नहीं है, ठीक, कोई रटना नहीं है। तो ये हो गया। अपवर्तकों की संख्या कितनी होती है? निश्चित होती है। अपवर्त की संख्या अनंत होती है। जैसे अगर कहा जाए कि यहाँ पे 8 और 12 का हम लोग यहाँ पे लिख दें अपवर्तक, तो ये होगा 8 16 24 32 40, ऐसे बढ़ता जाएगा। 12 का लिखे तो 12 24 बढ़ते हैं 36 48, यहाँ भी एक 48 लिखिए, फिर इसके बाद 60, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो जैसे अपवर्तक में कहते थे कि कॉमन निकालते थे, इसी तरह एलसीएम में क्या करते हैं? अपवर्तक में क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे क्या था? अपवर्तक था तो समापवर्तक था, यहाँ पे अपवर्त है तो क्या होगा? समापवर्त, ठीक। और समापवर्त का मतलब होता है समान अपवर्त, ठीक, अपवर्त।
और कहेगा कि 8 और 12 का समापवर्त लिखिए, तो 8 12 का लिखना है समापवर्त। क्या लिखना है? समापवर्त। समापवर्त कैसे लिख लेंगे? जो दोनों में है, तो ये है 24, ये भी 24, यहाँ भी 48, यहाँ भी 48, यानी कि यहाँ पे समापवर्त क्या हो गया? 24 हो गया, 48 हो गया, इसके बाद 72 आएगा, फिर 96 आएगा, ऐसे ही आता चला जाएगा और कोई निश्चित नहीं है कितना आएगा, क्योंकि इसकी संख्या अपवर्त की अनंत होती है। समापवर्त की संख्या भी कितनी होगी? अनंत होगी, यानी गिन नहीं सकते उसको। अनंत का मतलब सीधा सीधा यही होता है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग वहाँ पे क्या पढ़े थे? महत्तम। महत्तम मतलब बड़ा, और यहाँ पे टर्म इसको डिफाइन किया गया, लघुत्तम समापवर्त। ठीक, तो लघुत्तम समापवर्त मतलब होता है सबसे छोटा समान अपवर्त। सब ये क्या है? समापवर्त। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 24 है, तो यानी कि लसा इसको कह देंगे, ये हो जाएगा 24। ये तरीका पता लग गया। लसा और मसा का मतलब समझ में आ गया। और छोटा संख्या रहेगा तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 4 और 12 का पूछ दिया, अगर एलसीएम निकालना, तो इसको क्या लिखेंगे? 4 का लिख देंगे, 4 8 12 16। ठीक, यहाँ से 12 से शुरू होगा, फिर 24 होगा। ठीक, तो यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त में देखते हैं एक बात, कि जो जितने भी संख्याओं का निकालना है एलसीएम, ठीक, ये जो दोनों संख्या में से बड़ी संख्या है, ऐसे मान लीजिए बड़ा है 12, तो 12 का पढ़ा कब से स्टार्ट करेंगे? 12 से, यानी कि एलसीएम सबसे छोटा कॉमन क्या हो सकता है? इन दोनों में 12 ही हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। यानी कि एलसीएम जो होगा सभी संख्याओं में, ठीक, जो बड़ी संख्या है, ठीक, बड़ी संख्या से बड़ा होगा या बराबर होगा। यानी कि जो एलसीएम है या तो 12 होगा या तो 12 से बड़ा होगा, यानी कि जो बड़ा है दोनों में उससे बड़ा होगा। और देखिए इसमें एचसीएफ में देखते हैं कुछ, और जो एचसीएफ निकाले थे 12-15 का, तो जो इसमें छोटी संख्या है, यानी कि 12 और 15 में छोटी क्या है? 12। तो एचसीएफ है कि जो छोटी संख्या है, ठीक, उससे कम या उसके बराबर होगा। ठीक, जो छोटी संख्या है दोनों में उससे कम होगा या उसके बराबर होगा। ठीक, महत्तम समापवर्तक में इतना आ गया। यही सीधा सीधा पूछ देगा, 3-4 ऑप्शन देके, तो आप लोग करना रहेगा। तो यही सब बातें हैं, जैसे एलसीएम हो गया, एचसीएफ होगा, ठीक, ये छोटी संख्या से, ठीक, छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक, ये हो गया, ये दोनों पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट। ये हो गया एलसीएम एचसीएफ। लेकिन एलसीएफ एचसीएफ को निकालने के लिए कुछ विधि अपनाई गई। इसके लिए क्या क्या मेथड है? एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा होता है भाग विधि। ठीक, तो ये जो पहला मेथड है ये अभाज्य गुणनखंड विधि, तो इसको जानने के लिए पहले हमको क्या जानना पड़ेगा? अभाज्य संख्याओं को जानना पड़ेगा। तो पहले ये देखते हैं, और अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं पहले इसको समझना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो पहले अभाज्य संख्या को समझते हैं। ठीक, तो भाज्य का मतलब क्या होता है? विभाजित होने वाला। ठीक, और अ लग गया पहले, यानी कि न विभाजित होना। अ जिसके पहले भी लग जाता है, हिंदी में आप लोग पढ़ते भी होंगे, तो उसका मतलब होता है न विभाजित होने वाली संख्याएं, यानी वो किसी से विभाजित नहीं होंगी, या तो एक से होंगी या तो खुद से होंगी। जैसे या तो एक से, ठीक, और या तो खुद से। ठीक, ये देखते हैं। अब इसके बाद अगर हम एक बात देखें, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर कोई पूछ देगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक, तो इसका आंसर क्या होता है? 2 होता है। कोई कहेगा 1, तो 1 के बारे में देखेंगे कि न तो भाज्य और न तो अभाज्य। ठीक, 1 क्या है? न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। इतना हो गया। अब पूछेगा 2 क्या है? सम संख्या है, ये आप लोगों को पता है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ठीक, सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 है, और 2 के अलावा और कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होगी, क्योंकि ये 2 से कट जाएंगी अगर सम संख्या रहेगी तो, यानी कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या,
ठीक, एकमात्र समअभाज्य संख्या, इतना हो गया क्लियर। 2 के अलावा 2 हो गया, 3 भी क्या है अभाज्य, क्योंकि ये 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 4 अभाज्य नहीं क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, ठीक। 5 इसके बाद है, 7 है, 11 है, 13 है, ठीक, 17 है, 19 है, ठीक, ऐसे 23 है, ऐसे रहेगा। और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देता है, जैसे कह देगा कि 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्या बताइए, ठीक। तो क्या क्या होगा, आप लोग को रूल बता दिए हैं कटने का रूल बता दिए हैं, तो आप लोग कर लेंगे। 21 2 1 3 3 से कट जाएगा, 22 तो 2 से कटेगा, तो सम वाला को तो देखना नहीं है, तो 22 24 26 28 30 ये सब 2 से कटेगा, बस विषम वाले को देखना है। 23 ये अभाज्य है, 25 इसके अंत में 5 आ गया, इसको भी नहीं देखना है, 5 से कट जाएगा। अब बचा 27 तो 3 से कट जाएगा, बचा 29। तो ऐसे ही क्वेश्चन देता है। एक बार दिया था कि 80 से 90 के बीच में, तो 81 देखेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, तो ये नहीं होगा। 82 84 86 ये सब सम वाला को देखना नहीं है। अब बचा 83 क्या है, किसी से नहीं कटेगा, ठीक। इसके बाद 87 देखेंगे, 85 क्योंकि कट जाएगा 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है। 8 7 15 ये भी 3 से कट जाएगा, बचा 89। 83 और 89 क्या है, अभाज्य संख्या। ऐसे लिख सकते हैं, और ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा डीएलएड में, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, और अगर बाद में होगा तो वो सब बता देंगे बढ़िया से, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही जानिए। अब ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे कैसे, ठीक। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे और उससे कैसे निकालेंगे हम लोग एचसीएफ या एलसीएम, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंड विधि को देखते हैं, फिर उसके बाद भाग विधि को देखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों को 48 का करना है, 48 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक। अगर ऐसे दे दे, क्योंकि यही मेन है, अगर सीख जाएंगे तो अच्छा रहेगा, और जिसको आता है उसको बढ़िया है। तो सबसे आसान तरीका है इसको करने का कि 48 लिखिए और ऐसे कटाते जाइए, ठीक। 48 लिखिए और इसको कटाते जाइए। तो 8 है लास्ट में, तो 2 से कटेगा 24, फिर 2 से कटाएंगे तो 12, 2 से कटाएंगे तो 6, फिर 2 से कटाएंगे तो 3, ये 3 है तो कटा के 1 ला देना है नीचे। तो कितना हो गया, 4 बार 2 1 बार 3। लेकिन इसको और सोचते हैं ट्री बना के, ठीक। कैसे हम लोग कर सकते हैं, और ये तो हो गया एक तरीका, ऐसे अभाज्य गुणनखंड आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर देखें 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 कर देते हैं तीसरा, ठीक। इसको अलग समझिए। अब देखिए 48 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 गुणते में 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे 48 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुणते में 4 लिख सकते हैं, ठीक, ये बीच में गुणा। और यहाँ पे 48 को लिख सकते हैं 16 गुणते में 3, ठीक। अब हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब केवल अभाज्य संख्या रहनी चाहिए। तो ये अभाज्य है नहीं है, तो ये 8 है, तो इसको अभाज्य बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2 लिख देंगे 8 को, ठीक। या 2 गुणते 4 लिख के, तो 4 अभाज्य नहीं तो 4 को 2 गुणे 2 लिख देंगे, ठीक। 6 को 2 गुणते में 3 लिख सकते हैं, तो ये अभाज्य में आ गया। अब टोटल सब अभाज्य है तो सबको उतार लीजिए, 2 गुणते में 2 गुणते में 2 गुणते में 3। 12 को लिखना है तो ये 4 गुणे 3 होता है, तो 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2, क्योंकि 4 तो अभाज्य था नहीं, और 3 को गुणे 3 लिख देंगे, 12 हो जाएगा। 4 को फिर लिखेंगे 2 गुणे 2, तब भी देखिए 2 2 यहाँ पे 2 2 यहाँ पे, 4 2 हो गया, ठीक। यानी कि आएगा वही, चाहे इसका क्रम बदल जाए, 2 आया है फिर 3 फिर 2 2। ये 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4, 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2, सब अभाज्य संख्या है चारों, और ये खुद ही अभाज्य संख्या 3। तो फिर ये भी आ गया 4 2 और 1 3। यानी कि ये ट्री बना के भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक। अब मान लीजिए आप लोगों को जैसे दे दे, हमको निकालना है एचसीएफ। ऐसे मान लीजिए तो 48 हो गया, और एक मान लीजिए 72 का कर देते हैं। तो 48 72 का एचसीएफ करेगा तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। 48 का अभाज्य गुणनखंड इतना आ चुका है। अब 72 का कैसे निकालेंगे, 12 गुणते में 6 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुणते में 2 गुणते में 3। अभ्यास करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। और इसको लिखेंगे 2 गुणते में 3। यहाँ पे कितना 2 हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणते में 3 गुणते में 3।
अब लिखना है 48 और यहाँ पे लिखेंगे एंड 72 का मौसा। ठीक, तो क्या करेंगे, जितना कॉमन है उसको कर देंगे, वही मौसा होगा। जितना कॉमन है उतना ले लेंगे बाहर, तो वो हो जाएगा मौसा। जैसे इसमें क्या है, 4 बार 2 है, इसमें कितना बार 2 है, 3 बार, यानी क्या के कॉमन ले सकते हैं, 1 2 से 1 2 आ गया बाहर। ठीक, दूसरे 2 से दूसरा 2 आ गया बाहर, जो कॉमन है उसी को बाहर लाएंगे। इस 2 यानी जो दोनों में रहेगा, या 3 संख्या है तो तीनों में रहेगा, तो वही बाहर आएगा। तो जो दोनों में है ये आ गया बाहर। अब बचा क्या, 3 से 3 आ गया बाहर। ठीक, तो 3 2 आ गया, 1 3 आ गया, 2 दूना के 4 दूना के 8 तरीके 24 हो गया SCF। ठीक, अभाज्य गुणनखंड विधि से SCF निकल गया। दूसरा कैसे करेंगे इसी को, अभाज्य, सेम यही सवाल। अगर अभाज्य गुणनखंड ही विधि है तो ऐसे लिख सकते हैं 72 और ऐसे लिख सकते हैं 48। यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, जो दोनों से कट रहा है, ये जितना भी अभाज्य गुणनखंड किए हैं 48 का, यानी इससे संख्याएं कट रही हैं। ठीक, तो मौसा निकालते समय क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि में, कि ये संख्याएं जैसे हैं 72 48, इससे जो कट रही हैं, यानी दोनों कटना चाहिए। जैसे 2 से कटाएंगे तो दोनों कटेगा तभी कटाएंगे, क्योंकि कॉमन है, इसमें भी 2 शामिल हो जाएगा, इसमें भी 100। 3 से कटाएंगे तो दोनों को कटाना है। ठीक, अगर एक नहीं कटेगा तो नहीं करेंगे ऐसे। ठीक, तो देखिए 2 से दोनों कट रहा है तो 36 हो जाएगा या 24 हो जाएगा। फिर 2 से दोनों कट रहा है क्योंकि सम संख्या है। ठीक, तो ये हो गया 18, ये हो गया 12। फिर 2 से दोनों कट रहा है। ठीक, ये हो गया 9, ये हो गया 6। अब ये 2 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो 2 से नहीं ले जा सकते भाग। जिससे दोनों कटेगा उसी को मौसा में ले जा सकते हैं भाग, यानी कि 3 से ले जा सकते हैं। 3 से 3 बार में कटेगा, या 2 बार में कटेगा। ठीक, अब ये बच गया, ये दोनों एक में भाग नहीं जा सकता, यानी 3 से कटाएंगे तो ये नहीं कटेगा, 2 से कटाएंगे तो ये वाला नहीं कटेगा। तो इसके बाद बस इतना ही हो गया कॉमन, तो मौसा पर लिखेंगे। ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो ये हो गया 2 दूना के 4 दूना के 8 तरीके 24। इतना आ गया समझ में मौसा निकालने का तरीका। तो यही 2 तरीका है, निकाल सकते हैं। ये है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक, अब इसके बाद आते हैं क्या, भाग विधि से मौसा कैसे निकालेंगे। भाग विधि से मौसा कैसे निकालते हैं, तो ऐसे भाग आप लोग देते हैं, जैसे 10 में 3 का भाग देना है, 3 बार भाग जाएगा तो ये 9 और 1, इसको क्या कहते हैं, भाज्य। ठीक, ये है भाजक, ये है भागफल, इतना पता है, ये है शेष। ठीक, ये है शेष, इतना आप लोगों को पता है। तो भाग विधि से आइए देखते हैं मौसा कैसे निकाला। जैसे 48 72 है तो बड़ी संख्या को क्या लिखेंगे, भाज्य की जगह पे। जैसे 48 72 को है, ठीक, तो बड़ी संख्या को लिखेंगे भीतर, छोटी संख्या को लिखेंगे बाहर। 48 में इसका भाग देंगे 48। ठीक, और जितना शेष आ जाएगा, शेष को तो लिख लेंगे यहाँ पे 24। और जो ये भाजक है जिससे भाग दे रहे हैं, ये वाली संख्या को याद रखेंगे, इसको लाएंगे बीच में हमेशा। ठीक, और ये 2 बार में कट जाएगा, जब तक न कटे तब तक। जब कट जाएगा जहाँ पे, उसके जो पिछला भाजक होगा, ठीक, लास्ट जो भाजक होगा यही क्या होगा, मौसा होगा। तो ये कैसे निकल गया, तो मौसा जब भी निकालेंगे तो ये क्यों हो गया, क्योंकि ये तो छोटी संख्याओं के लिए ठीक है अभाज्य गुणनखंड विधि, लेकिन बड़ी बड़ी संख्याएं हो गई तो इसके लिए क्या किया गया, ये मेथड। संख्या अगर हम कहें तो अगर 923, ठीक, और 949 का निकालना है क्या, मौसा। क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो करना क्या है, 923 949 में बड़ी संख्या को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, छोटी संख्या को लिखेंगे बाहर। ठीक, इसका भाग कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, तो 923 हो जाएगा। क्या कहते हैं, शेषफल घटा देंगे तो कितना आएगा शेषफल, 26 आ जाएगा। अब किसको लिखना है बीच में, तो ये जो भाजक है इसको लाना है फिर बीच में, 923 हो जाएगा। ठीक, इसको भाग देंगे, 26 टाइम होता है 78। ठीक, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, कितनी बार में भाग जाएगा। हमको याद हो गया, प्रैक्टिस हो गया तो जल्दी जल्दी हो रहा है। तो ये हो जाएगा 14 और 3,
फिर इसको भाग ले जाएंगे 26 में, अभी भाग गिनेंगे 143 शेष नहीं बचेगा, तो 26 पाँचे होता है 130, ठीक, 20 पाँचे 100, 6 पाँचे 30, तो 13 शेष बच गया। फिर ये जो भाजक है इसका, इस भाजक को लेके आएंगे फिर बीच में, ठीक, इसको कहते हैं भाजक, ये बताए हैं ऊपर। तो इसको अगर बीच में लेके जाएंगे तो 2 बार में ये पूरा पूरा कटेगा। जब कट गया तो ये मौसा आ गया, क्या आ गया, मौसा आ गया। तो इसका मौसा प बराबर क्या हो जाएगा, मौसा बराबर 13, ठीक। तो बढ़िया से लगा के बढ़िया से यहाँ पे लिखेंगे मौसा बराबर 13, तब आप लोग को नंबर मिलेगा। इसी की वजह से आप लोग को नंबर कट जाता है, सवाल लगा लेते हैं तो पूरा पूरा एक क्लियरिटी रहना चाहिए। तो ये हो गया मौसा। जैसे अगर 3 संख्या का दे दें मौसा, ऐसे मान लीजिए 168, 189 और 231, 3 संख्या में आप लोग सोचेंगे कि अब मौसा कैसे निकालें, 2 संख्या का तो हो जा रहा था। तो रूल ये है कि पहले इन 2 संख्याओं का, या किन्हीं 2 संख्या का मौसा निकाल ले, जितना आएगा मौसा उसके साथ इसका मौसा निकालें। जैसे अगर हम कहें 168, 189 को ले लेते हैं, पहले इसका मौसा निकालेंगे, एक बार में चला गया, ये बचा 21, ठीक, 68, 21, 89, और ये हो गया 168, 21 बाटे होता है 168, ठीक। टेबल अगर नहीं याद होगा तो इतना आप लोग कैलकुलेशन को तेज करिए, तो ये कट जाएगा, तो 21 हो गया क्या, SCF। लेकिन ये 2 संख्याओं के लिए निकला। आप क्या करेंगे, 21 का 231 के साथ निकालेंगे, तो 21, 23 1, 21 एकम 21, 2 1, 21 एकम 21, तो ये पूरा पूरा आप लोगों का मौसा निकल गया। तो 21 इसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो मौसा तो निकालना आप लोग अब सीख गए और कोई दिक्कत नहीं होगा। बस क्या याद रखना है, भाजक को ही यहाँ लिखना है, बड़ी संख्या को यहाँ, छोटी संख्या को यहाँ। हो गया ये मौसा का काम। अब मौसा के बाद चलते हैं लसा, लसा चलते हैं, ठीक। लसा प में क्या करेंगे, वहीं पे अब सीख लेते हैं लसा प। जैसे 48 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाले थे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ऊपर निकाले हैं, 72 का निकाले हैं, और कहेगा इन दोनों संख्या को लसा निकाले। तो लसा का मतलब इन दोनों से विभाजित होने वाली छोटी संख्या, यानी इन ये तो लसा जो आएगा ये 72 से तो बड़ा ही आएगा, ठीक। यही तो रूल बताए हैं आप लोगों को। जैसे मौसा अब निकालना है 168, 189, 231, तो ये छोटा है, इससे तो कम ही आएगा या इतना आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, बस इतना याद रखिए, ठीक। 168 से कम ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक। और 168 के ही गुणनखंड में ही आएगा, यानी 168 से 21 कट रहा है, देखिए 121 कट रहा है कि नहीं, यानी कि 168 से कम ही आएगा। ये बस नियम बताए हैं ऊपर। अब 72 का निकाले थे तो क्या निकाले थे, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3। तो मौसा में क्या करते थे हम लोग कि जो कॉमन रहता था, जैसे इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 को बाहर ले लेते थे, ठीक। जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लेते थे, इसमें भी एक कॉमन है, तो कॉमन वाले को बाहर ले लिया, तो ये निकल जाता था क्या, मौसा। क्या निकल जाता था, मौसा निकल जाता था, ये निकाले थे ऊपर। लेकिन अगर आप लोगों को इसका लौसा लिखना है, ठीक, तो कॉमन वाले को तो बाहर ले लेंगे, ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसके अलावा कॉमन के अलावा जो बच गया उसको भी बाहर ले लेंगे, यानी लौसा में सब ले लेंगे लपेट के, ठीक। यानी कि ये 2 और 3 इसमें का बचा है, ठीक। ये 3 2 ले लिए हैं, यहाँ पे 1 3 ले लिए हैं, बचा क्या है, 2 और 3, यानी जो बचा है उसको भी ले लेना है लसपा में, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 24 और 2 गुणे 3 6, 24 छके 144 आ गया आंसर, ठीक। तो ये है क्राइटेरिया इसका, लसा और मसा में अंतर। दूसरा तरीका क्या है लसा को इसी में सोचने का, जैसे इसमें क्या क्या अभाज्य संख्याएं हैं दोनों में मिला के, 2 और 3 ही दिख रहा है केवल, और कोई अंक दिख रहा है दोनों में मिला के 2 3 को, तो 2 को पहले पकड़ते हैं। 2 किसमें, दोनों में से किसमें सबसे ज़्यादा बार आया है, 2, इसमें 4 बार आया है, इसमें 3 बार, तो जिसमें ज़्यादा बार आया है उसको ले लेते हैं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इसको ले लेते हैं 4 बार को। और 3 किसमें ज़्यादा बार आया है, इसमें ज़्यादा बार, तो 2 बार आया है, तो ज़्यादा बार वाले को ले लेंगे, कम बार वाले को छोड़ेंगे नहीं। सेम आ गया यही चीज़। तो ऐसे ही क्वेश्चन देता है, जैसे घात के तरह में दे देगा
जैसे अगर दे देगा, जैसे क्वेश्चन अगर हम कर दें ऐसे, जैसे गुणनखंड पहले से ही निकाल दिए, जैसे लिखा है 2 पर 3, यानी 2 3 बार है, 3 पर 2 गुणते में 7, ठीक, एंड ये एक संख्या हो गई इतना, और दूसरी संख्या हो गई 2 पर 4 गुणते में 3 इंटू 7 पर 2, ठीक। इसका अगर आप लोगों को क्या कह दें निकालने के लिए, एलसीएम कह दें, एलसीएम कह दें, और यहीं पे निकालने के लिए कह दें एचसीएफ। तो अगर गुणनखंड दे दिया है, जो कि गुणनखंड निकालना बताए हैं, ये पहले से ही क्वेश्चन में दे दिया है, तो एलसीएम में क्या कहे हैं कि कौन कौन सा इसमें है अभाज्य संख्या, 2 3 और 7 ही दिख रहा है। तो जो ज़्यादा बार आया है वो एलसीएम में लिखेंगे। ज़्यादा बार कौन सा आया है, 2 × 4 हो गया, 2 इसमें 3 बार, इसमें 4 बार, तो एलसीएम में किसको लिखेंगे, ज़्यादा बार वाले को। एचसीएफ में कॉमन लिखेंगे, यानी कि कॉमन लिखेंगे एचसीएफ में जो दोनों में है, एचसीएफ मतलब जो दोनों में है उसको लिखेंगे, ठीक। तो 2 × 4 हो गया। 3 किस में ज़्यादा बार है, इसमें ज़्यादा बार है, तो 3 को लिख देंगे। 7 किस में ज़्यादा बार है, इसमें है, और इसका गुणा करके जो जितना आंसर आएगा उतना आंसर हो जाएगा ये, ठीक। एचसीएफ लिखना है तो जो दोनों में कॉमन है, यानी 2 इसमें 3 बार है, इसमें 4 बार है, तो 3 बार तो दोनों में है, 3 बार इसमें भी है, 3 बार इसमें भी है, इसमें एक एक्स्ट्रा है, तो 3 बार तो आ जाएगा बाहर, नहीं कम वाला आ गया बाहर। 3 इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो एक ही दोनों में कॉमन है ना, ठीक, तो 1 इसमें से आ जाएगा बाहर। 7 इसमें 1 बार है, 2 बार है, तो कितनी बार आएगा बाहर, 1 बार, यानी एचसीएफ में कम बार वाला बाहर, एलसीएम में ज़्यादा बार वाला। तो ये हो जाएगा अभाज्य में, कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है। एलसीएफ एचसीएफ मतलब कॉमन देखना है, एचसीएफ मतलब ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी पे एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे 36 40, ठीक, और 48 का निकालना है क्या, एलसीएम, ठीक। अभाज्य गुणनखंड से आप लोग कोशिश करिए। 36 का अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, इसको 4 × 9 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 3 × 3, ये हो गया, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। 40 को क्या लिखेंगे, 10 × 4, 10 को लिखेंगे 5 × 2, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 कितनी बार आ गया, 1 बार ही है, 2 बार ही है, यानी 2 की पावर 3 × 5, ठीक। 48 को लिखेंगे, अभी निकाले थे, 2 4 बार आया था, 1 3 बार, 48 अभी कई बार निकाले हैं। तो अगर इन तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम, तो एलसीएम मतलब सबको शामिल करना है, एलसीएम मतलब सब, नहीं इसमें क्या क्या है, 2 3 और 5 है, 3 ही अभाज्य संख्या है ना, 2 है, 3 है और 5 है, और कोई दिख नहीं रहा है, तो 2 इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, इसमें 4 बार है, तो किसको लिखेंगे एलसीएम में, सबसे आधे वाले को, नहीं सबको शामिल करना है। एलसीएम मतलब सब, एचसीएफ मतलब केवल कॉमन, ठीक। और इसमें कितने कहाँ ज़्यादा है, 3 यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, 3 की पावर 2, और ये हो गया 5, ठीक। अब एचसीएफ अगर इसका लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सबसे एचसीएफ मतलब जो कॉमन, इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, इसमें 4 बार है, ठीक। 2 बार का मतलब यहाँ 2 × 2 है, यहाँ 2 × 2 × 2 है, यहाँ 2 × 2 × 2 × 2 4 बार है, तो 2 बार बाहर आएगा, 2 बार यहाँ से, 2 बार यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन अब ये 1 बार कहाँ से निकलेगा, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं, 2 बार 2 निकाल सकते हैं, यहाँ पे केवल 2 ही को निकाल सकते हैं, 3 तो कॉमन ही नहीं, 3 इसमें है, इसमें है, ठीक, 3 इसमें है, लेकिन 3 इसमें नहीं, तो केवल कॉमन क्या आएगा, 4 ही आएगा एचसीएफ, ठीक। जो सब में कॉमन रहे, सब में कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, तभी बाहर आएगा, जो सब में रहेगा वही एचसीएफ में आएगा। अब एलसीएम निकालने का, एचसीएफ का तो भाग विधि बता दिए हैं, अब एचसीएफ निकालने का जैसे इसी का है 36 40 48, इसको क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि में, ऐसे आप लोग करेंगे 36 40 और 48 जब निकालते थे, ठीक। एलसीएम निकालना, जब एचसीएफ निकालते थे तो जब तीनों से विभाजित होता था तभी भाग देते थे, लेकिन एलसीएम में ये नहीं है, किसी से भी भाग देते जाएंगे। एचसीएफ कैसे आप लोग निकालेंगे, भाग विधि से। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अब से भाग विधि से, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एलसीएम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे या अभाज्य गुणनखंड वाले से, ठीक। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब अभाज्य से, नहीं तो ऐसे एचसीएफ में, लेकिन भाग विधि। अब इसको जो बताए थे एचसीएफ में, तो इसको अब थोड़ा साइड रखिए। एलसीएम में किसी में 1 से भाग चला जाए तो भाग दे देना है। और कैसे भाग देना है, पहले
छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करना है, यानी 2 से शुरू करना है। 2 से नहीं जा रहा है भाग, तब 3 से देना है। 3 से भी नहीं जा रहा है, तब 5 से देना है। 5 से नहीं जा रहा है, तब 7 को देखना है। 7 से नहीं जा रहा है, तब 11 को, यानी अभाज्य संख्याओं से ही बस भाग देना है। फिर 13 से ऐसे सोचते जाएंगे तब हो जाएगा। तो देखिए ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, 2 से भाग देंगे। 18, 20, 24, क्लियर, ठीक। ये हो जाएगा, 2 से कटाएंगे क्योंकि ये 2 से कट रहा है, 9, 10 और 12, ठीक। ये अब 2 से नहीं कटेगा, लेकिन ये दोनों तो कटेंगे, तो 2 से भाग देते हैं। तो जो नहीं कटेगा उसको सीधा क्या करेंगे, उतार लेंगे, ठीक। ये बताए भी थे फर्स्ट सेमेस्टर में भी। और 10 को भाग देंगे 5 और इसको भाग देंगे 6। ये भी नहीं कटेगा 2 से, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा 2 से, तो 2 से भाग देते हैं। इसको उतार लेंगे और ये हो जाएगा 3 बार, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं कि ये अब 2 का तो हो गया काम, अभी 2 से तीनों नहीं कट रहा है, तो अब 3 को चेक करेंगे। 3 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, तो 3 से भाग देते हैं। जो नहीं कटेगा उसको उतार लेंगे। ये 3 बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा। अब 3 से कोई कट रहा है तो ये कट रहा है, तो 3 से भाग देंगे, तो ये 1, ये 1, सबको 1 बनाना है। अब बच गया 5, तो इसको 5 से कटा के 1, 1, 1 कर देंगे, ठीक। अब लिखेंगे लसा प बराबर 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5, और जितना भी आएगा 16 3 48, और ये हो जाएगा 15, और इसको गुणा कर देंगे तो 15 बाटे 120, 15 चौके 60 और 60 12 72, 720 आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ का कोई 60 है कि नहीं है। जैसे वो क्वेश्चन था 168, 189 और शायद 231 था। तो इतना तो पता हो गया कि जो एचसीएफ होता है यानी कि मौसा होता है, ये इससे तो छोटा ही होगा इन तीनों से। क्यों छोटा होगा? क्योंकि इसको विभाजित करने वाली, यानी इन तीनों को पूरी विभाजित करने वाली, यानी अपवर्तक वाला आता है मौसम में, तो अपवर्तक तो होता है छोटा उनसे, तो अपवर्तक छोटा हो गया तो 168 से तो छोटा ही आएगा, जो तीनों में छोटा है। इतना आ गया कंफर्म। तो इन तीनों से छोटा आएगा, तो हम लोग 60 ट्रिक क्या है आंसर चेक करने के लिए इन तीनों को घटाते हैं। जैसे 168 189 को घटा देंगे तो क्या आ गया, 21 आ गया। तो अब ये जो अंतर आ गया, अब इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, या तो 21 ही हो जाएगा एचसीएफ यानी मौसा, या तो 21 के ही कुछ गुणांक में होगा, 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी जो 21 से अब कटने वाला है। तो यहाँ से अब 21 आ गया, तो 21 से इसमें भाग दे देंगे तो 8 बार में कट जाएगा, इससे 9 बार में कट जाएगा, इससे 11 बार में कट जाएगा, यानी ये तीनों विभाजित हो जाएगा 21 से, तब मौसा 21 ही हो जाएगा। अगर इससे तीनों नहीं विभाजित होगा तो दूसरा कुछ होगा मौसा, ठीक। और ये सब संख्या 7 से भी होगी, 3 से भी होगी। ये क्या है, इसका अपवर्तक है इन तीनों का, लेकिन बड़ा अपवर्तक खोजना है तो 21 हो जाएगा, ठीक। बुक है, देखिए क्या दिया है इसमें पूरा अभ्यास प्रश्न में। ये एलसीएम एचसीएफ को समझाना है, समापवर्तक बताए हैं, समापवर्त भी बताए हैं। ये चारों की परिभाषा लिखने को आएगा, आप लोग अब लिख सकते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब वही है जो दोनों में कॉमन हो। मौसा निकालना, लसा निकालना, ये सब बताए हैं। अब बहुविकल्पीय प्रश्न को देख लेते हैं। यदि कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 10, यदि दी हुई 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा विभाजित कर दे तो उस व्यंजक को क्या कहते हैं। को टर्म आया है, तो को का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक, जैसे 10 और 12 है, 2 या 2 से अधिक, इसको विभाजित करने वाली कोई एक संख्या है, ठीक। जैसे 2 ही हो गया, तो ये क्या है, अपवर्तक है, तो लेकिन ये समान अपवर्तक है। 2 या 2 से अधिक विभाजित कर दे, यानी इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, यानी दोनों में कॉमन है, तो ये समापवर्तक कहलाता है। तो ऐसा ही है क्वेश्चन, लेकिन ये पूरा नहीं है इसमें पीडीएफ में। ये आप लोगों को मौसा निकालना बता चुके हैं, ये आप लोग कर ही लेंगे। ये सब कल बाद में बताया जाएगा। देखिए किस विकल्प की अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये देखिए अभाज्य क्या है, ये अभाज्य नहीं है, इसमें 4 से आ गया है, 1 2 3 4, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन ही गलत दिया है, क्योंकि एक तो न तो भाज्य होता है न तो अभाज्य, ये क्वेश्चन ही गलती दे दिया। तो हम इसीलिए कहते हैं कि ये सब जो डीएलएड की बुक है ये स्टैंडर्ड है ही नहीं। अब ये गलती दे दिया, एक जब भाज्य अभाज्य है ही नहीं
एक ऑप्शन में देना ही नहीं चाहिए था, तब ये ऑप्शन गलत होता है, ये सही होता। तो ये एक नहीं रहेगा, केवल 2 और 3 देना चाहिए था इसको। ठीक, ये बताए हैं, गलती दिया है क्वेश्चन, इसको सुधार लीजिए। एलसीएम निकाल लेंगे, अपवर्त निकाल लेंगे, लसन निकाल लेंगे, सब लगाएंगे अपने से। लघुत्तम बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं, सब लगा के एक दूसरे का दो दिया है, लेकिन आंसर गलती दिया है बुक में। फिर एलसीएम निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, लसा 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 सब बताए हैं, लसा मसा। फिर ये सब क्वेश्चन हम कल अच्छे से समझाएंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बढ़िया से। ये बस 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन ये सब कल बढ़िया समझाएंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, और आगे भी जो भी यूपी टेट देना हो या सुपर टेट देना हो, तो सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए जो भी कठिन से कठिन या अच्छे से अच्छा क्वेश्चन हो सकेगा हम लोग करेंगे। तो ये भी मौसम निकाल लेंगे। तो बस इसमें दोस्त पीडीएफ में यही है, ये लसा निकालना बता ही चुके हैं, ये बता ही चुके हैं, ये सब बताएंगे कल। एलसीएम की आएगी तो बुक लिखित वाला सवाल कल बताएंगे। ये हो गया है पूरा डॉक्यूमेंट स्कैनर। अब 6 वाली बुक को देखते हैं, इसमें कुछ दिया होगा अच्छा, इसमें गलती नहीं देगा। यहाँ से देखते हैं, देखिए एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे भाग जाएगा। प्रत्येक संख्या भी स्वयं का अपवर्तक होती है, ये भी दिया है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक ये पूर्ण विभाजित है, यानी विभाजित करेंगे, ये देखिए सीमित होती है, ये भी बताया गया है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा होगा और बराबर होगा, ये बताया गया है। ठीक, इसके बाद अपवर्त, अपवर्त में देखिए उस संख्या से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक, ये अपरिमित होती है, ये भी बताया गया है। ये सब रिवाइज भी हो रहा है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्त्य है, ये सब हो गया है। 1 2 3 से गुणा करने पर प्राप्त होता है। ठीक, ये हो गया। ये वही दिया गया है अपवर्तक लिखने के लिए। तो सोचिए कौन सी बुक बढ़िया है आप लोगों के लिए, डीएलएड वाली या 6 वाली, किसमें ज़्यादा बढ़िया समझाया गया है और दिया गया है क्वेश्चन। बस उसको थोड़ा वो रखिए, आप लोग खुद कंपैरिजन करिए कि कौन से बुक बेटर है और क्यों हम कह रहे हैं। ठीक, ये प्रथम 5 गुणज लिखना है, यानी वही आप सब कर लेंगे। गुणज मतलब उसका मल्टीपल। ठीक, 7 के वो अपवर्त लिखना है जो 100 से कम है, तो ये सब कर लेंगे आप लोग। अभाज्य भाज्य संख्या हम लोग बता चुके हैं। ठीक, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। ठीक, अभाज्य गुणनखंड निकालना बताए हैं। ठीक, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, ये नहीं बताए हैं। इन क्रम कुछ ये बताएंगे, क्रम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो निश्चित होगा, यानी किसी प्रकार से भी आप गुणनखंड करें तो ऐसा ही आएगा। ठीक, ये बताए हैं। ये वृक्ष वही बनाया है, 15 × 6 किया है, 15 को किया है और 2 को, यानी लास्ट में केवल अभाज्य संख्या बचना चाहिए। अब अभाज्य गुणनखंड 9 के बताना है, तो 3 गुणते में 3 कर देना है। ठीक, ये देखिए 2 और 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड है, तो संख्या 2 × 2 × 2 3, तो 12 हो जाएगी। तो ऐसे ही सब क्वेश्चन लगाएंगे तो हो जाएगा। देखिए 60 का ये किया है, खाली स्थान भरने को दिया है, यहाँ भी भरने को दिया है, तो ये सब आप लोग खुद करेंगे। इस बुक का PDF होगा। ठीक, ये सब क्वेश्चन करेंगे आप लोग। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, उससे के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 9 9 9, और इसको अभाज्य गुणनखंड करना है, छोटा करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए ऐसे भाग देते जाएंगे जो बताए हैं अभी। फिर इसी तरह से इसका गुणनखंड करना है, फिर इन सब का अभाज्य गुणनखंड। सोचिए इतना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 80 90 के बीच आ गया, अभी करवाए थे 83 और 89, ये 2005 की किसी परीक्षा में आया है। अब ये अपवर्तक लिखना, ये वही दिया गया है। ठीक, ये देखिए 2 ऐसी संख्याएं जिनका मौसा 1 हो, यानी कुछ भी कॉमन है, जैसे 2 और 3, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। ठीक, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, तो मौसा 1। इन संख्याओं को सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। सअभाज्य मतलब उसका मौसा निकालने पर 1 आए। ठीक, ये भी आप लोग देख लिए। ये देखिए 1 होता है मौसा। मौसा या तो सभी संख्याओं से छोटा होता है या छोटी संख्या के बराबर होता है, ये बताए हैं अभी। मौसा जो होगा वो अपवर्तक से आता है, और अपवर्तक मतलब छोटा होता है, यानी सभी संख्याओं से छोटा, ये सब बताया गया है। अब इसके अलावा देखिए ये निकालिएगा गुणनखंड विधि से, कितना अच्छा ये बुक है। ये इसका निकालिएगा आप लोग मौसा अपने से।
देखिए वही सब अब विचार कर, 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होगा, वो आपस में सहअभाज्य हो जाएंगी। 2 क्रमागत सम संख्याओं का मौसा क्या होगा, जैसे 2 है 4 है तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। 4 और 6 इसका मौसा क्या होगा, ठीक 2 ही हो जाएगा। यानी सम संख्या हमेशा 2 से ही कटेंगी। ऐसे क्रमागत का मतलब होता है लगातार जो है 2, 4, 12 और 14। तो हम क्या बताए हैं मौसा के लिए आप लोगों को एक ट्रिक कि इसका अंतर निकाल देंगे। तो अंतर कितना आएगा, 2। जब दोनों का अंतर 2 है तो मौसा 2 होगा या 2 से कम होगा, तो 2 ही होगा, 1 तो होगा नहीं क्योंकि सम संख्या है तो बड़ा निकालना है। तो मौसा निकालने का क्या तरीका है, जैसे 15, 21 का निकालना है तो इसको घटा दीजिए, ये 6 अगर ये दोनों संख्या से कट जाएगा तो 6 हो जाएगा, अगर 6 नहीं कटेगा तो इससे कम होगा। 3 × 2 करेंगे तो ये 3 से दोनों कट जाएगा तो 3 मौसा हो जाएगा, यानी घटा देना है, उससे कम ही होगा हमेशा। 2 सम संख्याओं का मौसा सम होगा या विषम होगा, तो 2 सम संख्याओं का मौसा क्या होगा, सम या विषम होगा। जैसे 2 और 4 का निकालेंगे तो हमेशा सम होगा, क्योंकि 2 से तो हमेशा सम संख्या कटेगी किसी भी हालत में, तो हमेशा सम होगा। तो इन सब पे आप लोग विचार करिएगा और निकाल के देखिएगा। ये मौसा निकालना है, इतना क्वेश्चन दिया गया है, ये प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। इसके बाद ये सब शेष वाला और ये PDF है हमारे पास कल एक बुक का, इसको सब बताएंगे क्वेश्चन कितना प्रकार से बन सकता है। और 2 लेक्चर में, ठीक 2 लेक्चर में एक दिन LCM SCF का सब मिक्सचर ही करेंगे। अब परिभाषा आप लोगों को याद हो गया है। ऐसे आप लोगों से कहा गया है कि 12, 14 का LCM निकालिए, तो ये क्या है, LCM मतलब क्या होता है, अपवर्त लिख के जो कॉमन होता है, यानी 12, 14 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या, लसा मतलब छोटी से छोटी संख्या जो इससे विभाजित हो जाए। अब यही क्वेश्चन में देगा, उसको सोच के हम लोग को सोचना है कि LCM निकलेगा, SCF निकलेगा, क्या निकलेगा। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये पार्ट अगर अच्छा लगा हो तो अगर ये सीख जाएंगे तो आप लोग कठिन से कठिन क्वेश्चन कोई भी होगा, ये सब लिखा हुआ लग रहा है बड़ा बड़ा, लेकिन ये आसानी से लगेगा और कल हम लोग लगवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन